हेलो गाइस, कैसे हो सभी लोग। होप करता हूँ एकदम बढ़िया हो गए, मस्त हो गए, एकदम मजे में हो गए। तो आज अपन लोग देखने वाले हैं हमारे उप सीरीज के लेक्चर 2 को। लेक्चर 1 हम लोग एकदम बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे अब लेक्चर 2। तो चलो भाई, लेक्चर 2 में हम लोग कहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखो, पिछले वीडियो में मैं तुम लोग को बताया था कि हम लोग जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होता है ना, जो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ स्टोर कर रहे थे। हम लोग स्टोर कर रहे थे स्टैक मेमोरी में। तो अभी मैं तुम लोग को ये बताऊंगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग हीप मेमोरी में किस तरीके से एलोकेट करेंगे। कहाँ पास करेंगे? हीप मेमोरी में। ठीक है, हीप मेमोरी में। तो इससे पहले तो तुम लोग को मैं ये समझाऊंगा, क्योंकि देखो ऐसे कोई बताता नहीं है स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी के बीच क्या डिफरेंस है। वो हम लोग एक बार देख लेते हैं अच्छे से कि स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी दोनों क्या क्या होता है। तो चलो सबसे पहले मैं समझाता हूँ क्या होता है स्टैक मेमोरी। हमारा क्या होता है स्टैक मेमोरी। तो देखो यार, कोई भी फंक्शन होता है ना, कोई भी हमारा प्रोग्राम होता है, जैसे कि मैं कुछ भी लिखा जैसे hello.cpp। ये एक मेरा एक प्रोग्राम है, ठीक है, ये एक फाइल है मेरा। तो इसके अंदर जितने भी हमारे पास फंक्शंस होंगे, उसके अंदर वेरिएबल्स होंगे, अलग अलग वेरिएबल्स होंगे, फंक्शंस होंगे, है ना। जैसे कि मैं एरे होगा, जो भी चीज़ एलोकेट करूँगा तो वो कहाँ जाता है? सीधा सीधा मेरे स्टैक मेमोरी में जाता है। तो तुम लोग ऐसा समझो, देखो मेरे पास मान के चलो ये क्या है, मेरे पास है ये रैम है मेरा, ठीक है, रैम। अब इस रैम के अंदर ही हर एक प्रोग्राम के लिए, जैसे ये एक प्रोग्राम है, ये हर एक प्रोग्राम के लिए क्या होता है, हमारे पास दो मेमोरीज होते हैं। पहला मेमोरी क्या है, बताया था मैं तुमको, स्टैक मेमोरी। ये मेरा है क्या, स्टैक मेमोरी, ठीक है। उसके बाद दूसरा मेमोरी कौन है? दूसरा मेमोरी है मेरा हीप। ये दो मेमोरी मेरे पास आ गए, ठीक है। पहला मेमोरी है स्टैक मेमोरी और दूसरा मेमोरी है हीप मेमोरी, ठीक है। अब देखो, मान के चलो मेरे पास ये जो hello.cpp है, इसके अंदर क्या है मेरे पास एक मान के चलो इस तरीके से एक फंक्शन है, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं लिख रहूँगा, मान के चलो int x, ठीक है, ऐसा करके int x लिख दिया, ठीक। उसके बाद सपोज करो उसके नीचे इंट मेन फंक्शन है ना। यहाँ पास क्या लिखा हूँ मैं, मान के चलो लिखा हूँ इंट ए। उसके बाद ये वाला जो मेरा फंक्शन है, सॉरी, मतलब कि ये वाला जो फंक्शन है इसको मैं यहाँ पास कॉल कर दिया इंट मेन के अंदर, ठीक है। उसके बाद मैं लिखा हूँ यहाँ पास इंट ए। अब देखो क्या होता है, जैसे ही मेरा प्रोग्राम रन करेगा, प्रोग्राम कहाँ से रन करेगा? इस इंट मेन से रन होना चालू होगा। इंट मेन से रन होते हुए जाएगा यहाँ पास, जैसे ही मेरे पास आएगा इंट ए। तो इंट ए जैसे ही मेरे पास आया तो क्या होगा, यहाँ पास स्टैक मेमोरी में सिस्टम क्या करेगा, इस ए के लिए एक यहाँ पास मेमोरी एलोकेट कर देगा, ठीक है। मान के चलो मैं यहाँ पास इंट ए इक्वल टू क्या लिखा हूँ, 10 लिखा हूँ। तो यहाँ पास मेमोरी एलोकेट करेगा, यहाँ पास आ जाएगा 10। समझ गए, यहाँ पास आ गया मेरा 10। उसके बाद प्रोग्राम पहुंचा इस फंक्शन के पास, इस फंक्शन से यहाँ पास इसको कॉल किया तो यहाँ पास आ गया इंट एक्स। अब मान के चलो यहाँ पास क्या लिखा है, इंट एक्स इज इक्वल टू लिखा है 12। अब इंट एक्स इक्वल टू 12 लिखा है। अब क्या होगा, यहाँ पास मेरे पास एक और मेमोरी एलोकेट होगा, यहाँ पास आया, यहाँ पास एक्स, यहाँ पास आ गया मेरा 12। ये चीज़ मेरा एलोकेट हो गया, ठीक है। अब देखो, जैसे ही ये खत्म हुआ, यहाँ पास ये वाला प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, फंक्शन ये चलेगा, इंट एक्स यहाँ पास एलोकेट हुआ, और जैसे ही ये फंक्शन मेरा खत्म हो जाएगा, जैसे ही खत्म हुआ तो इस एक्स का स्कोप क्या होगा, इस एक्स स्कोप खत्म हो जाएगा। जो भी इस फंक्शन के अंदर जितने भी वेरिएबल्स वगैरह डिफाइन होंगे उसका स्कोप खत्म हो जाएगा। ये फंक्शन रन होने के बाद ये वाला जो एक्स है वो ऑटोमेटिकली मेरे मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। समझ गए, मतलब जैसे ही ये खत्म हुआ फंक्शन, ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद में आ गया फिर से इंट मेन में, यहाँ पास आ गया इंट मेन में आने के बाद जैसे ये इंट मेन फंक्शन खत्म होगा, जैसे ही इंट मेन फंक्शन खत्म होगा तो जो ये ए एलोकेट हुआ था, अब इंट मेन कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक था, यहाँ से यहाँ तक जितने भी सारे जो भी वेरिएबल्स हैं उसका जो मेमोरी एलोकेट हुआ था उसका स्कोप खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही ये प्रोग्राम रन होगा इंट मेन से यहाँ तक, इसका भी जो मेमोरी एलोकेट हुआ था वो भी डिलीट हो जाएगा। इसका मतलब कि ये भी डिलीट हो जाएगा, तो कुछ भी नहीं बचेगा। समझ गए, मतलब कि स्टैक मेमोरी में जो भी लोकल वेरिएबल्स हमारे होते हैं, लोकल चीज़ें, वो सारे स्टोर होते हैं और सिस्टम इसको ऑटोमेटिकली एलोकेट करता है, स्टैक मेमोरी को ऑटोमेटिकली डिलीट कर देता है जैसे उसका स्कोप खत्म हो जाता है। समझ गए ना, इतना तो हो गया मेरा फंडा क्लियर। अब लेकिन देखो यही डिफरेंस है हीप मेमोरी में। हीप मेमोरी में क्या होता है, हीप मेमोरी में सिस्टम ऑटोमेटिकली किसी चीज़ को हीप मेमोरी में एलोकेट नहीं करता। हम लोग हीप मेमोरी में किसी चीज़ को एलोकेट करेंगे और स्कोप खत्म होने के बाद भी वो चीज़ हीप मेमोरी में रहता है, ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता, उसको हम लोग ही जाकर डिलीट करेंगे। तो कैसे भैया, तो देखो मैं तुमको बताता हूँ एक सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले तो हीप मेमोरी में कैसे एलोकेट करते हैं, हीप मेमोरी में हम लोग यूज़ करते हैं न्यू कीवर्ड। समझ गए, इसको याद रखना, न्यू कीवर्ड। तो कैसे यूज़ करेंगे, तो देखो यहाँ पास मैं क्या लिखूंगा, इंट एक्स की जगह देखो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पास मैं लिखूंगा इंट स्टार, यहाँ पास स्टार बनाऊंगा। उसके बाद एक्स इक्वल टू न्यू इंट, यहाँ पास मैं दूंगा कितना था, 12। समझ गए,
उसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखूँगा, देखते जाओ, इंट स्टार ए इक्वल टू न्यू इंट 10। समझ गए। अब देखो इस न्यू कीवर्ड का मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ तुम्हारा को, स्टैक का हीप मेमोरी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, मेमोरी लेवल पे चलो चलते हैं, एकदम मजा आएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा मैं, इंट स्टार एक्स, तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्स ही क्या है, स्टार मतलब कि यहाँ पर एक पॉइंटर बनेगा, तो यहाँ पर एक मान के चलो, यहाँ पर एक पॉइंटर बना एक्स, ठीक है, ये पॉइंटर है। अब इसके पास क्या है, जैसे ही मैं न्यू लिखूंगा, न्यू कीवर्ड लिखूंगा, न्यू इंट, एक मेरा नया मेमोरी एलोकेट कर दो हीप मेमोरी में। न्यू लिखा मतलब कि नया मेमोरी एलोकेट करो, किस टाइप का, इंट टाइप का मेमोरी एलोकेट करो, कहाँ करो, हीप मेमोरी में। तो एक हीप मेमोरी में इंटीजर नाम का एक मेमोरी एलोकेट हो गया, उसको मैं वैल्यू डाल दिया मैं 12। अब इसका मान के चलो एड्रेस है मेरा 1000, तो ये 1000 जो एड्रेस है यहाँ पर स्टोर हो जाएगा इस पॉइंटर में। तो देखो जो ये मेरा वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल, वो रहेगा स्टैक मेमोरी में, लेकिन जो वैल्यू है वो एक्चुअली कहाँ रहेगा, वो रहेगा हीप मेमोरी में। समझ गए ना। अब ये एक्स के पास क्या है, एक्स के पास ये हीप मेमोरी का एड्रेस है, इस एड्रेस में जाके इसको प्रिंट कर लेना है। मेरे पास जो 12 है उसको ये एक्सेस करेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी ए में क्या होगा, देखो ए में यहाँ पास में क्या बोला, न्यू इंट बनाओ हीप मेमोरी में, नया इंट जिसका वैल्यू होगा 10। तो मैं यहाँ पास क्या आएगा, यहाँ पर से क्या आएगा, 10 नाम का 10 यहाँ पर से आएगा कि हीप मेमोरी में एक मेमोरी एलोकेट किया, मान के चलो इसका एड्रेस है, इसका एड्रेस मान के चलो मैं ले लेता हूँ 120, कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पर एक पॉइंटर बनेगा ए नाम का, ठीक है, इसके पास एड्रेस क्या होगा, एड्रेस होगा 120, वही एड्रेस जो कि हीप मेमोरी में है। अब इस 120 वाले एड्रेस में क्या स्टोर है, 10 स्टोर है, वही तो मैं लिखा था, नया मेमोरी बनाओ न्यू इंट टाइप का जिसमें 10 को स्टोर कर दो। अब ये x क्या है, x पॉइंटर है और a भी पॉइंटर है, ये दोनों जो वेरिएबल्स है वो स्टैक मेमोरी में, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू कहाँ है, वैल्यू एक्चुअल में हमारा हीप मेमोरी में। समझ गया ना। अब इसको प्रिंट कैसे करोगे, प्रिंट हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ पास लिखूंगा सी आउट। अगर मैं मान के चलो सी आउट नॉर्मली एक्स लिख देता हूँ, तब क्या होगा, सी आउट अगर मैं एक्स लिखूंगा, सी आउट में अगर एक्स लिखूंगा तो क्या होगा, मेरे पास जो एक्स में ये एड्रेस है ना, एड्रेस एक्स में क्या स्टोर है, एक्स में स्टोर है 1000, तो मेरे पास यहाँ पास सिंपल 1000 प्रिंट हो जाएगा। तो मेरे को जो 1000 में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करना है। यहाँ पास एक्स का वैल्यू तो 1000 है, जो पॉइंटर का वैल्यू है वो 1000, लेकिन 1000 वाले एड्रेस में एक्चुअल वैल्यू स्टोर है। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस ऑपरेटर किसको बोलते हैं, डी रेफरेंस ऑपरेटर ही इसको स्टार को हम लोग बोलते हैं। देखो यहाँ पास मैं क्या लिखूंगा, सी आउट स्टार एक्स। जैसे ही मैं स्टार एक्स लिखा तो ये क्या बोल रहा है मेरे सिस्टम को कि जो यहाँ पास एड्रेस है 1000, उस वाले एड्रेस में जा और उसमें जो वैल्यू लिखा है उसको प्रिंट करके दे मेरे को। समझ गए। तो जैसे ही स्टार एक्स में लिखूंगा ना, यहाँ पास इंटर लगा देते हैं, स्टार एक्स में लिखूंगा तो यहाँ पास मेरा प्रिंट हो जाएगा 12। उसी तरीके से ए के लिए कैसे प्रिंट करेंगे, अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पास सी आउट ए, तो क्या प्रिंट होगा जल्दी बताओ, सी आउट ए अगर मैं लिख दूंगा तो भैया ए में जो एड्रेस है वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पास 120। इस एड्रेस में जो वैल्यू है उसको प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पास लिखना पड़ेगा सी आउट स्टार ए। समझ गए, तब जाके प्रिंट होगा। तो समझ गए हीप मेमोरी और स्टैक मेमोरी का कंसेप्ट। मगर देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कि स्टैक मेमोरी में जो भी चीज़ एलोकेट होता था उसका स्कोप खत्म हो जाता था। देखो एकदम ध्यान से समझना, ये लिटरली कोई नहीं बताएगा तुमको। तो देखो जैसे ही मेरा इंट मेन चला, इंट मेन चलने के बाद ये एलोकेट हो गया, सारी चीज़ मेरा एलोकेट हो गया, ठीक है। फंक्शन कॉल हुआ, उसके बाद में इस फंक्शन में आ गया, उसके बाद ये सारी चीज़ एलोकेट हो गई। अब जैसे ही यहाँ पर ये फंक्शन का स्कोप खत्म होगा, फंक्शन कंप्लीटली रन हो जाएगा, तो जो स्टैक मेमोरी में है जो भी स्टैक मेमोरी में उसका स्कोप तो खत्म हो जाएगा, वो तो डिलीट हो जाना चाहिए। तो हाँ, जैसे ये फंक्शन खत्म होगा तो ये जो एक्स है, एक्स इस मेमोरी से डिलीट हो जाएगा। देखो यहाँ पास आएगा और इसको यहाँ से ये डिलीट कर देगा, मतलब ये पूरा खत्म यहाँ से एक्स। समझ गए। उसके बाद मैं यहाँ आ गया, उसका ये फंक्शन रन हो गया। उसके बाद जैसे ये इंट मेन खत्म होगा तो इंट मेन के अंदर जो भी स्टैक में मेमोरी एलोकेट हुआ है, जो कौन सी एलोकेट हुआ था, ए एलोकेट हुआ था, तो उसका भी स्कोप पूरा खत्म हो जाएगा। तो मतलब कि ये ए भी डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ये भी डिलीट हो गया। लेकिन बच कौन गया भैया, जो स्टैक में जो हीप मेमोरी में अपन लोगों ने मेमोरी एलोकेट किया था, ये 12 और ये 10, वो तो बच गया ना, वो डिलीट नहीं हुआ। इसका मतलब समझ रहे हो, मतलब हीप मेमोरी में जो भी चीज़ें रहेंगे वो हमेशा के लिए रह ही जाता है, डिलीट नहीं होता ऑटोमेटिकली। उसको हम लोग को डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, खुद से हम लोग को डिलीट करना पड़ेगा। अब खुद से कैसे डिलीट करोगे भाई, तो उसके लिए है ना सिंटैक्स, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पास। देखो यहाँ पास हम लोग को कोड में लिखना पड़ेगा यहाँ पास डिलीट एक्स, जो ये पॉइंटर है ना, पॉइंटर, उस पॉइंटर का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मैं डिलीट एक्स लिखूंगा ना, तो यहाँ पर स्टैक में से डिलीट होगा, यहाँ पर से भी इसको ये डिलीट करेगा, मतलब यहाँ पर आके ये भी पूरा खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर भी
यहाँ पर जी मेरे क्या लिखना पड़ेगा, डिलीट ए। इस तरीके से यहाँ पर जी मेरे को डिलीट ए लिखना पड़ेगा। जब मैं यहाँ पर डिलीट ए लिखूंगा तो ये यहाँ पर ये पॉइंटर तो यहाँ स्टैक मेमोरी से जो ए था वो तो डिलीट हो गई, वहाँ पर जो उसके उसमें जो एड्रेस स्टोर था हीप मेमोरी का वो भी वहाँ पर जाके डिलीट हो जाएगा, समझ गए। तो ये हमेशा हम लोग को ध्यान रखना है जब भी हम लोग स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी में इस हीप मेमोरी में किसी भी चीज़ को एलोकेट करें तो उसे डिलीट करना ना भूलें। मैंडेटरी है डिलीट करना। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग डिलीट नहीं करेंगे, इस हीप मेमोरी में एलोकेट करते जाएंगे मेमोरी को, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा हीप मेमोरी का पूरा क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा फुल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा कि तुम्हारा हीप मेमोरी पूरा खत्म हो चुका है, प्रोग्राम में और मेमोरी तुम एलोकेट नहीं कर सकते, समझ गए। इसीलिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरियस है। हमेशा ध्यान रखना जब भी तुम लोग हीप मेमोरी में कुछ भी चीज़ एलोकेट करो तो उसको डिलीट करना मत भूलना। तो चलो आप देखते हैं कि हम लोग अब ऑब्जेक्ट को, हमारे क्लासेस और ऑब्जेक्ट में वापस आते हैं। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम लोग किस तरीके से हीप मेमोरी में एलोकेट करेंगे। चलो चलते हैं हमारे कोडिंग में। तो देखो भाई, ये था हमारा लेक्चर 1 का कोड। तो मैं लेक्चर 2 का भी एक फाइल बना लिया हूँ, ठीक है। ये सारा कोड तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, गिटहब में सब कोड डाल दूंगा मैं। तो लेक्चर 1 का जो कोड था उसको सबसे पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ डाल के पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो लेक्चर 1 में हम क्या किए थे, हम लोग एक स्टूडेंट नाम का क्लास बनाए थे जिसमें स्टूडेंट का था नेम, रोल नंबर, ब्रांच, मोबाइल नंबर, और एक हम लोग प्रिंट स्टूडेंट डिटेल का एक फंक्शन भी बनाए थे जिसमें सारे जो स्टूडेंट के डिटेल्स थे हम लोग उसको प्रिंट कर रहे थे, ठीक है। अब देखो कैसे हीप मेमोरी एलोकेट करता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो इस S2 को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। S2 को हटा दिया, S1 ही रखते हैं। तो देखो ये S1 को S1 ही रहने देते हैं, ठीक है। देखो तो स्टैक मेमोरी में कैसे एलोकेट किए थे हम लोग, स्टूडेंट लिखा था और S1 लिखा था। अब चलो हीप मेमोरी का कोड क्या था मैं बताया। देखो मान के चलो इंटीजर कोई है तो क्या लिखा था मैं, एक मिनट इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखे थे हम लोग, इंट लिखे थे, इंट स्टार ए इज इक्वल टू न्यू इंट, उसके बाद जो भी वैल्यू मेरे को देना है वो, ठीक है। ये हम लोग लिखे थे, समझ गए। अब सेम तरीके से ऑब्जेक्ट के लिखना। देखो ए का डेटा टाइप क्या था, इंट था। तो हमारे पास अभी डेटा टाइप क्या है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, क्लास यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं, स्टूडेंट क्लास का नेम, उसके बाद लिखना स्टार, उसके बाद मैं लिखूंगा S2 जो भी मेरे पास ऑब्जेक्ट का नेम देना है, इक्वल टू जो यहाँ पास क्या है, आप देखो न्यू कीवर्ड है तो देखो न्यू कीवर्ड लिख लिए। उसके बाद यहाँ पास इंट है तो यहाँ पास भी इंट है, यहाँ स्टूडेंट है तो यहाँ पास भी क्या होगा, वही कि मेरे को हीप मेमोरी में भैया एक नया स्टूडेंट टाइप का मेमोरी एलोकेट कर दे, समझ गया ना। हीप मेमोरी में मेरे पास एक स्टूडेंट टाइप का मेमोरी एलोकेट कर दे, तो जो भी स्टूडेंट टाइप का मेमोरी एलोकेट होगा कहाँ होगा, हीप मेमोरी में होगा। और जो ये S2 है, S2 कहाँ रहेगा, S2 रहेगा मेरे स्टैक मेमोरी में, जो कि पॉइंट कर रहा होगा हीप मेमोरी के उस एड्रेस को, समझ गया ना। तो जैसे ही मैं यहाँ पास लिखा ये ब्रैकेट डाल के मेरे पास बन गया एक हीप मेमोरी में S2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, S1 डॉट नेम लिखते थे कि S1 का नेम, S1 का ब्रांच। तो यहाँ पर डॉट की जगह जब भी तुम लोग हीप मेमोरी में जाओगे ना, हीप मेमोरी का ऑब्जेक्ट के लिए तुम लोग क्या करना है, डॉट नहीं लिखेंगे हम लोग। जैसे S2 डॉट नेम अगर मैं लिख दूंगा ना, तो यहाँ पर मान के चलो S2 डॉट नेम में क्या लिखा, अमन लिख दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पास मेरे पास इधर आ गया। यहाँ पर सब का जो डॉट है ना, डॉट मतलब S2 का नेम, का डॉट मतलब का, तो डॉट के जगह यहाँ पर हम लोग लगाएंगे इस तरीके से एरो, समझ गए। जब भी तुम लोग हीप मेमोरी के चीज़ों को एक्सेस करना चाहोगे, हीप मेमोरी में जो भी ऑब्जेक्ट के डेटा मेंबर्स हैं उसको एक्सेस करना चाहोगे, तुम लोग क्या लगाना, एरो लगाना, ठीक है। अब जैसे कि S2 का नेम इसी तरीके से ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो सिमिलरली मैं क्या लिखूंगा, जैसे मैं लिखूंगा S2 का नेम के बाद क्या है, ब्रांच है, तो मैं ब्रांच को लिख लेता हूँ। S2 का ब्रांच क्या है, अभी इसी लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद लिख लेते हैं S2 का ईमेल लिखते हैं। तो ईमेल सिंपल लिखता हूँ a@a.com लिख लिया, ठीक है। उसके बाद लिख लेते हैं S2 का, और क्या आएगा, रोल नंबर लिख लिया। रोल नंबर मान के चलो है कुछ भी ले लेते हैं, रोल नंबर ले लेते हैं हम लोग, इसका रोल नंबर 2, ठीक है। S2 का मोबाइल नंबर वो मैं ले लेता हूँ 1 2 3 ले लेता हूँ मान के चलो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हमारे पास हो गए। अब मैं क्या करूँगा, S2 का डिटेल को चलो प्रिंट करते हैं। S2 का प्रिंट स्टूडेंट डिटेल, ये मैं कर लिया, ठीक है। मतलब देखो फंक्शन S2 ऑब्जेक्ट का जिस भी चीज़ को कॉल करना होगा, हमारे पास जो ये क्लास है, क्लास में क्या था, ये सारे डेटा मेंबर्स, ये मेंबर्स हैं, है ना, ये एक मेथड है। S2 का जो भी क्लास के अंदर जिसको भी कॉल करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, अब एरो फंक्शन का, एरो कीवर्ड का यूज़ करूँगा, ठीक है। क्योंकि अब ये ही मेमोरी में आ गया। तो जैसे मैं करूँगा, चलो देखते हैं प्रिंट होता है कि नहीं होता है। यहाँ से मैं करता हूँ रन,
क्या एरर आ गया? अच्छा, मैंने ऑलरेडी स्ट्रिंग ए लिख दिया था और यहाँ पर नीचे मैं इंट ए लिखा था, तो खैर इसकी तो ज़रूरत नहीं, हम लोग इसको हटाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या प्रिंट हो गया, अमन का सारा डिटेल प्रिंट हो गया, अमन, फिर रोल नंबर आया 2, इसी ब्रांच 1 2 3 है ना, ईमेल, ये सारा चीज़ देखो प्रिंट हो गया। तो समझ गए स्टैक मेमोरी और हीप मेमोरी। और हाँ, एक चीज़ मैं तुम लोग को बताया था, जब भी तुम लोग हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट बनाओ तो लास्ट में क्या करना है अपन लोग को इसको करना है डिलीट, और क्या लिखना है S2। नहीं तो फिर जो हीप मेमोरी में S2 बना होगा वो डिलीट बिल्कुल भी नहीं होगा, समझ गया ना। तो चलो इसको क्लियर करते हैं, फिर से रन करके देखते हैं। तो देखो हो गया, समझ गए। अब चलो चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे है, जो है कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर्स एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। उसके समझने से पहले कंस्ट्रक्टर का क्यों जरूरत पड़ा उसको मैं तुम लोग को बताऊंगा, तब तुमको समझ में आएगा कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है एक्चुअल में हम लोग को। तो देखो हमारे पास मैं क्या किया, यहाँ पास S2 का एक ऑब्जेक्ट बनाया हूँ, ठीक है ना। तो मैं क्या किया, S2 का नेम सेट कर लिया, ब्रांच सेट कर लिया, ईमेल, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ मैं सेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या किया मैं, उसके बाद मान के चलो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता, सॉरी कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मान के चलो कमेंट कर दिया, इसको मैं सेट ही नहीं किया। क्या किया, सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट बना लिया, उसके बाद मैं क्या किया, इस किसी चीज़ को मैं सेट ही नहीं किया, ठीक है। सबको कमेंट कर देते हैं, ठीक। अब मान के चलो बिना किसी चीज़ को सेट किए, इसका नाम इसी कुछ है ही नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट बना दिया हूँ मैं। ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पास बन गया, न्यू स्टूडेंट है ना, हीप मेमोरी में ऑब्जेक्ट बन गया होगा। अगर स्टैक मेमोरी में करना होता तो क्या करता, इसको मैं कमेंट कर देता। देखो कमेंट कर दिया मैं, है कि नहीं, सब चीज़ को मैं कमेंट कर दिया। क्या किया, स्टूडेंट S1 का मैं ऑब्जेक्ट बना दिया, लेकिन किसी चीज़ को मैं सेट नहीं किया हूँ। अगर मान के चलो किसी चीज़ को मैं सेट नहीं किया हूँ, फिर भी मैं अगर उसका प्रिंट डिटेल्स को, स्टूडेंट डिटेल्स को प्रिंट करने का कोशिश करूँ, प्रिंट डिटेल को कोशिश करते हैं कि भैया अब किसी नाम रोल नंबर तो लिखा ही नहीं हूँ, तो देखते हैं कि यहाँ पर इस प्रिंट करने में एक्चुअल में यहाँ पर क्या आता है, क्या चीज़ प्रिंट होता है, क्या रोल नंबर, क्या ब्रांच, इसमें क्या प्रिंट होता है। चलो देखते हैं, अगर मैं सेट ही ना करूँ तो क्या होगा। चलो रन करते हैं, देखो नेम क्या आ गया, एम्प्टी, रोल नंबर क्या आ गया, कुछ भी, एकदम कुछ भी लिखा हुआ है, ब्रांच में क्या आ गया, एम्प्टी आ गया, ईमेल क्या आ गया, एम्प्टी आ गया। मतलब जो भी स्ट्रिंग थे मेरे पास वो क्या थे, देखो नेम, ब्रांच, ईमेल, ये सारा क्या था, ये सारा स्ट्रिंग था। और जो रोल नंबर था वो इंटीजर था, तो उसमें कुछ भी नंबर आ गया, मोबाइल नंबर में भी कुछ भी नंबर आ गया। इसका मतलब कि अगर तुम लोग कुछ भी सेट नहीं करोगे, कुछ भी वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करोगे, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी मेंबर्स हैं उसका वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं करोगे, प्रॉपर वैल्यू नहीं दोगे, तो इसमें स्टोर हो जाएगा गार्बेज वैल्यू। इसका हम लोग क्या बोलते हैं, गार्बेज वैल्यू, मतलब कि कुछ भी रैंडम वैल्यू एलोकेट हो जाएगा, समझ गया ना। तो इसीलिए देखो अब मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ उसके बाद ये सारे चीज़ को यहाँ पर सेट कर रहा हूँ कि इसका नाम क्या होगा, ब्रांच क्या, मोबाइल नंबर, रोल नंबर। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जब ये ऑब्जेक्ट बने उसी समय ही सारा चीज़ मेरा सेट हो जाए, जो नाम, ब्रांच यहाँ पर अलग से सेट ना करना पड़े, ये क्लास के अंदर ही सारी चीज़ सेट हो जाए, सारी चीज़ इनिशियलाइज हो जाए कि ब्रांच क्या है, इसका रोल नंबर क्या है, ये सारी चीज़ें। तो इसी के लिए हमारे पास आता है कंस्ट्रक्टर। तो देखो देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर कैसे दिखता है हमारा। तो देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्टर एक नॉर्मल फंक्शन की तरह ही होता है, जिसका जो नेम है, कोई भी फंक्शन की एक नेम होता है ना, तो कंस्ट्रक्टर भी एक टाइप से फंक्शन ही है जिसका नेम क्या होता है, क्लास के नेम से सेम होता है। देखो यहाँ पर जो क्लास का नेम है स्टूडेंट सेम ही रहेगा। उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर डालूंगा मैं ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट डालने के बाद मैं डाल दूंगा इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस, समझ गए। ये देखो फंक्शन है, इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। जैसे कि ये वाला फंक्शन है, इस वाले फंक्शन में रिटर्न टाइप था वॉइड, या फिर किसी फंक्शन में रिटर्न टाइप क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है जैसे कि इंट, है ना, इंट रिटर्न टाइप। तो इसी तरीके से लोग कंस्ट्रक्टर उसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा। इसमें क्या होगा, हमारे पास जो क्लास का नेम है, क्लास का नेम क्या था, स्टूडेंट, वही क्लास का नेम ही रहेगा। उसके बाद तुम लोग नॉर्मल ब्रैकेट, उसके बाद लगाना कर्ली ब्रेसेस, समझ गए। ये बन गया मेरा कंस्ट्रक्टर। अब देखो ये फंक्शन कब कॉल होगा, ये फंक्शन तब कॉल होगा जब भी हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो वो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल हो जाता है। तो देखो कैसे पता लगाएं, तो मान के चलो यहाँ पास मैं लिखा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है भाई, ठीक है, ये मैं लिख दिया। देखो मैं क्या लिखा, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है भाई। तो देखो यहाँ पर S1
बना होगा, ऑब्जेक्ट बना होगा। मैं क्या बोला कि जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो स्टूडेंट S1 जब बना तो इसका मतलब कि ये कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, कंस्ट्रक्टर कॉल होना चाहिए, सेंस बनता है, ठीक है। तो अभी के लिए डिटेल को कमेंट करते हैं, चलो देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर कॉल होता है या फिर नहीं होता है, ठीक है। मैं क्या किया हूँ, स्टूडेंट S1 बस बना दिया हूँ, तो इसको मैं करता हूँ क्लियर। चलो देखो कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है भाई, मतलब जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कभी कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो उस समय क्या होगा, कंस्ट्रक्टर हमारा कॉल होने वाला है। समझ गया ना। अब चलो कुछ कुछ प्रॉपर्टीज तुमको बताता हूँ कि कंस्ट्रक्टर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो कंस्ट्रक्टर को अच्छे से समझाने के लिए एक बढ़िया सा हम लोग बढ़िया वाला एग्जांपल लेते हैं। मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है मस्त वाला एग्जांपल। एग्जांपल कौन सा है, कार का एग्जांपल है। सपोज करो मेरे पास क्या है, एक क्लास है। क्लास कौन सा है, क्लास है मेरे पास कार का, ठीक है। कार का एक क्लास है, ये मेरे पास कार है। तो कार के कौन से प्रॉपर्टीज है, कार के पास क्या क्या है, चलो देखते हैं। जो नॉर्मली होता ही है सब कार के पास। मान के चलो मैं लेता हूँ यहाँ पास कार का नेम है, कार के पास स्पीड है, कार के पास गियर है। मान के चलो हमारे पास बस ये तीन ही चीज़ है हमारे पास अभी तक, ठीक है। कार का नेम है, स्पीड है और नेम है, स्पीड है और गियर है। अब यहाँ पास मैं बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर कौन से लिखूंगा, कंस्ट्रक्टर मैं यहाँ पास लिख लेता हूँ। क्या बोला था, कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होगा किसके, क्लास के नाम से। उसके बाद मैं लगाऊंगा ब्रैकेट, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस। समझ गए, ये हो गया कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, पहला प्रॉपर्टीज तो कंस्ट्रक्टर का क्या है, कंस्ट्रक्टर का हमारे पास सेम नेम रहेगा, सेम नेम, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी नो रिटर्न टाइप, कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, कुछ भी रिटर्न टाइप। कब कॉल होगा, कॉल्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, जब ऑब्जेक्ट क्रिएटेड होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, ठीक है। थर्ड चीज, अब व्हाई इट इज यूज्ड, मेन चीज हम लोग यहाँ पास क्यों यूज करने वाले हैं। तो देखो जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हम लोग को कुछ कुछ काम करवाना होगा। ऑब्जेक्ट क्रिएट होते समय मान के चलो हमको कुछ भी कोड लिखना होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते समय कुछ भी चीज़ हम लोग को करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करें। तो कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है हम लोग को ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए, जो मैं पहले ही बताया था गार्बेज वैल्यू प्रिंट होता है। नीचे हम लोग इंट मेन फंक्शन में सारे जो वैल्यूज है उसको सेट करते थे, तो हम लोग अब क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट करेंगे। क्या करेंगे हम लोग, कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट करेंगे कि ये कार का नेम क्या होगा, स्पीड क्या होगा, गियर क्या होगा। हम लोग पहले क्या करते थे, पहले यहाँ पास इंट मेन फंक्शन लिखते थे। इंट मेन फंक्शन के अंदर मान के चलो मैं C1 कार बनाया तो C1 डॉट नेम क्या होगा ये लिखूंगा, C1 डॉट स्पीड क्या होगा ये लिखूंगा। अब मैं यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा, जब मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ही सारी चीज़ को इनिशियलाइज करूँगा। तो इसका मेन चीज़ क्या है, टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, इनिशियलाइज दी ऑब्जेक्ट। स्पेलिंग में मत जाओ, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट का जो भी डेटा मेंबर्स है ना, डेटा मेंबर्स है उसमें प्रॉपर वैल्यू सेट करने के लिए। तो अब कैसे सेट करेंगे, चलो कोड में मैं दिखा। तो देखो यहाँ पास मैं एक न्यू फाइल बनाया हूँ lecture 2b करके, जिसमें मैं ये क्लास वाला जो कार वाला क्लास है वो बनाया हूँ, ठीक है। तो कार नाम का क्लास बना लिया, जिसके अंदर क्या था, नेम था, स्पीड था, गियर था और ये रहा मेरा कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले मैं लिखूंगा सी आउट, क्या लिखूंगा देख लेते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। जब मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये पहले देख लेता हूँ मैं। सबसे पहले मैं क्या बना लिया, इसका ऑब्जेक्ट बना लिया कार C1 मान के चलो बना लिया, ठीक है। तो देखो कंस्ट्रक्टर कॉल्ड मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया, इसका मतलब कंस्ट्रक्टर तो कॉल हो रहा है भाई जब भी मेरा ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है। तो देखो अब मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, देखो यहाँ पर हम लोगों ने कंस्ट्रक्टर खुद से बनाया है, ठीक है। तो देखो जब मैं ये कंस्ट्रक्टर को कमेंट कर दिया तो अब देखो यहाँ पास कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो C++ में क्या होता है, अपने पास होता है एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। जब हम लोग खुद से ऐसा कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो C++ के पास खुद से पहले से ही एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जिसको जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब वो कॉल करता है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। लेकिन जब हम लोग अपना खुद से एक कंस्ट्रक्टर लिख देते हैं तो वो जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो C++ ने बना के रखा है उसको वो डिलीट कर देता है और अभी ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ होता है हमारा। क्योंकि देखो अब हम अपने हिसाब से कोड लिखना चाहते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट बने तो क्या होगा, वो हम अपने हिसाब से हम लोग डिफाइन करना चाहते हैं। तो जो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो हट चुका है, अब हमारे पास ये वाला कंस्ट्रक्टर आ चुका है, समझ गए। तो देखो ये कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर एक टाइप से फंक्शन ही है, ये ब्रैकेट है अंदर में, ठीक है। तो इसमें भी मैं कुछ ना कुछ पैरामीटर तो पास कर ही सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पास लिखूंगा, मान के चलो स्ट्रिंग n लिखा है, n में क्या करूँगा, नेम पास करूँगा। यहाँ पास फिर लिखा मैं इंट स्पीड, ये लिखा, ठीक है। उसके बाद में क्या लिखा, उसके बाद में मान के चलो लिख लिया इंट g को मैं बोल दिया गियर, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पास मैं लिखूँगा
क्या लिखूँगा, नेम इक्वल टू n और स्पीड इक्वल टू सॉरी स्पीड इक्वल टू sp और गियर इक्वल टू g। अब देखो क्या हुआ, अब जैसे ये C1 बना, अब देखो मैं कंस्ट्रक्टर में क्या किया, कंस्ट्रक्टर में यहाँ पास मैं 3 चीज पास किया, एक n इक्वल टू नेम, sp इक्वल टू स्पीड और g इक्वल टू गियर। अब जब भी देखो यहाँ पास मेरे पास इरर क्यों आया, इरर इसलिए आया क्योंकि देखो भाई तुम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, हमारे को सिस्टम क्या बोल रहा है, देखो भाई तुम लोग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हटा दिए हो, अब इस कंस्ट्रक्टर में तुम लोग पैरामीटर पास कर रहे हो। तो जब तुम लोग ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इस कंस्ट्रक्टर में मस्ट कुछ ना कुछ वैल्यू पास होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग पैरामीटर लिख दिए हो, है ना। तो इसीलिए यहाँ पास मेरे को अब वैल्यू पास करना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो उसमें भी मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट लिखूंगा। अब ये ब्रैकेट जो है किस में पास होगा, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी मैं वैल्यू डालूंगा वो इसको पास होगा कंस्ट्रक्टर को। तो देखो कैसे, यहाँ पास मान के चलो मैं नेम में लिखा, मान के चलो मेरे पास कार है BMW, है तो नहीं लेकिन फिर वैसे ही लिख देता हूँ, ठीक है, BMW लिख लिया। उसके बाद स्पीड में मैं लिखूँ, मान के चलो जब ऑब्जेक्ट बनेगा, कार बनेगा तो स्पीड उसका 0 है, और गियर भी मेरे पास 0th गियर में, फर्स्ट गियर में मान के चलो ऐसा बना दिया। अब देखो मेरा एरर हट गया। तो अब मेरे पास क्या होगा, जब भी मेरे पास C1 बनेगा, जैसे C1 बनेगा तो यहाँ पास क्या होगा, जो नेम है C1 का जो नेम है वो n की इक्वल हो जाएगा, जो मैं n पास किया हूँ BMW। जो स्पीड है वो sp की इक्वल हो जाएगा, मतलब 0 के। जो गियर है वो किसके इक्वल हो जाएगा, g के इक्वल हो जाएगा, जो भी मैं पास किया हूँ। तो चलो करके देखते हैं। मान के चलो यहाँ पास मैं अब क्या करता हूँ, एक और यहाँ पास फंक्शन बना देता हूँ प्रिंट डिटेल करने का। तो देखो यहाँ पास मैंने बना लिया प्रिंट डिटेल, जिसमें सारा डिटेल्स को प्रिंट कर रहा हूँ, नेम, स्पीड और गियर। अब क्या करूँगा, जैसे ये C1 डॉट प्रिंट डिटेल करूँगा तो सारा डिटेल प्रिंट होना चाहिए जो भी मैं यहाँ पास किया हूँ। तो चलो देखते हैं क्या होता है। मैं रन किया तो देखो सबसे पहले मेरे पास आया कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो जैसे ये C1 बना होगा, C1 जैसे ही ऑब्जेक्ट बना होगा तो ये वाला कंस्ट्रक्टर रन हुआ होगा, और रन हुआ होगा तो जो भी यहाँ पर डिटेल में पास किया हूँ वो गया होगा, ये BMW 0 और 1 गया होगा। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर कॉल्ड वाला प्रिंट हुआ, कंस्ट्रक्टर कॉल्ड मेरे पास यहाँ प्रिंट हो गया। उसके बाद जैसे ही मैं C1 डॉट प्रिंट डिटेल यहाँ पास कॉल किया तो क्या आगे ये वाला प्रिंट डिटेल वाला फंक्शन कॉल हुआ, और मेरे पास आ गया नेम BMW, स्पीड 0 है और गियर 1 है। तो समझ गए ना, मजा आया। देखो कंस्ट्रक्टर किस लिए यूज होता है। अब देखो यहाँ पर हम लोग किसी भी चीज को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर के अंदर ही सारे चीज को इनिशियलाइज कर रहे हैं, समझ गए ना। तो ये चीज है हमारे पास, तो इसलिए यूज होता है हमारे पास कंस्ट्रक्टर, कि जब भी ऑब्जेक्ट बने तो जो भी हम लोग अब देखो ऑब्जेक्ट जब बनेगा तो हमारे पास मैं कुछ भी यहाँ पास करा सकता हूँ, कुछ भी प्रिंट करा सकता हूँ यहाँ पास। कंस्ट्रक्टर कॉल्ड भाई अगर मैं बोल दूँ, मतलब जो भी कोड लिखूँ ऑब्जेक्ट बनते समय जो भी मैं करवाना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पास इस कोड में लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखो तो जो पहला वाला कंस्ट्रक्टर था जिसमें मेरे पास यहाँ पास ब्रैकेट में कुछ भी नहीं था, कौन सा था, ये कार, ये वाला कंस्ट्रक्टर जिसमें मेरे पास ब्रैकेट के अंदर कुछ भी पैरामीटर पास नहीं था, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और जो यहाँ पर अपन लोग पैरामीटर पास किए हैं तो इसको अपन लोग बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, समझ गए। तो देखो बातों बातों में समझाते ही अपन लोग 2 टाइप के कंस्ट्रक्टर कवर कर चुके। पहला है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दूसरा है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, ठीक है ना। अब दूसरे कंस्ट्रक्टर में आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोग को बताना चाहता हूँ एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो कि यूज होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, वो की है दिस कीवर्ड। क्या कीवर्ड, दिस कीवर्ड। अब ये दिस क्या है भैया, दिस मतलब क्या है। देखो दिस मतलब क्या होता है, हम लोग कभी बोलते हैं दिस इज अ लैपटॉप, दिस इज अ पेन। दिस मतलब किसी चीज को मैं पॉइंट कर रहा हूँ ना कि दिस इज अ पेन, ठीक है, दिस इज अ पेन। दिस इज अ आई कार्ड, ठीक है, दिस इज अ आई कार्ड। देखो अब आई कार्ड फोटो नहीं दिखाऊंगा मैं, ठीक है, दिस इज आई कार्ड। मतलब किसी चीज को मैं पॉइंट करता हूँ तो क्या बोलता हूँ, दिस बोलता हूँ। तो सेम उसी तरीके से एक चीज मैं तुम लोग को दिखाता हूँ। मान के चलो यहाँ पास मैं लिख दिया, क्या लिख दिया, नेम, यहाँ पास मैं लिख दिया स्पीड, और यहाँ पास मैं लिख दिया गियर। तो यहाँ पास ही मेरे को चेंज करना पड़ेगा, नेम, स्पीड, और क्या चेंज करना पड़ेगा, गियर। अब देखो जो यहाँ पास ये पैरामीटर पास हुआ है और यहाँ पास जो ये जो मेंबर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, इसका भी नेम ही है, और यहाँ पर जो पैरामीटर पास हुआ है यहाँ पर भी नेम ही है। तो यहाँ पास क्या होगा, सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई तुम ये वाला नेम कौन सा नेम है, ये जो पास हुआ है पैरामीटर वो वाला नेम है, कि जो यहाँ पास लिखा हुआ है नेम वो वाला नेम है। कौन सा नेम की तुम बात कर रहे हो इसके अंदर, ये जो स्पीड है वो इस वाले स्पीड को बोल रहे हो, या फिर ये जो वेरिएबल है जो क्लास के अंदर है डेटा मेंबर उस वाले स्पीड की बात कर रहे हो। अब जल्दी से बताओ ये एरो वाला कीवर्ड कहाँ यूज करते थे हम लोग, तब यूज करते थे जब किसी भी ऑब्जेक्ट का अपन पॉइंटर बनाते थे, और जो एड्रेस में उस एड्रेस को पॉइंट करने के लिए है ना, पॉइंटर से उसको कॉल करने के लिए
इसको यूज़ करते थे। इसी तरीके से जो दिस है, दिस भी क्या है, दिस कीवर्ड जो है वो एक पॉइंटर है। किसका पॉइंटर? जो भी इस कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है उस ऑब्जेक्ट का पॉइंटर। मतलब कि देखो यहाँ पर इस कंस्ट्रक्टर कौन कॉल कर रहा है, यहाँ पर C1 कॉल कर रहा है, ठीक है ना। C1 इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, यहाँ पर C1 बनाया है, तो जो दिस है वो एक C1 का पॉइंटर है, C1 का पॉइंटर। तो अपन लोग क्या बोल रहे हैं, दिस का नेम बोल दिया। इसका मतलब कि ये वाला नेम जो डेटा मेंबर्स है, जो यहाँ पर वेरिएबल्स है क्लास के अंदर, उसका नेम। दिस मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का नेम। क्यों? क्योंकि दिस तो उस ऑब्जेक्ट को कॉल पॉइंट कर रहा है जो भी इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक ना। तो दिस का नेम को इक्वल कर दो ये वाला नेम का। अब ये नॉर्मल नेम को, नॉर्मल नेम जो पैरामीटर में मेरा पास हुआ है, दिस का स्पीड को, दिस कौन है, जो भी ऑब्जेक्ट मेरे को कॉल किया है, जो भी ऑब्जेक्ट कॉल किया है उसका स्पीड को। इसका मतलब कि जो ये ऊपर लिखा है यही वाला स्पीड को, ठीक ना। दिस का स्पीड को इक्वल कर दो तुम लोग ये जो पैरामीटर पास को है उस स्पीड से। दिस का गेयर को, दिस मतलब कि इस C1 को जो कौन कॉल किया है, C1 कॉल किया है, तो C1 के गेयर को तुम लोग इक्वल कर दो जो भी गेयर यहाँ पास हुआ है। समझ गए ना। अब ये एम्बिग्यूटी रिजॉल्व हो गया मेरा यहाँ पर। अब समझ गए कि अब कंफ्यूजन नहीं कि कौन सा नेम किसका नेम है। समझ गया, अब समझ में आ गया तुम लोग को दिस कीवर्ड। तो देखो इसीलिए यार मैं ऐसा फ्लो के साथ बताते जा रहा हूँ ना, जहाँ पर भी मैं तुमको ऐसा बताते जा रहा हूँ कि सबसे पहले बता रहा हूँ कि हमको प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक ना। इस तरीके से तुम्हारा कंसेप्ट एकदम अच्छे तरीके से क्लियर होगा। बाकी लोग क्या बताते हैं, डायरेक्टली दिस कीवर्ड बता देंगे, डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर बता देंगे। क्या होता है भाई, किस लिए यूज़ हो रहा है ये, क्या इसका प्रॉब्लम था, क्यों प्रॉब्लम था, किस लिए हम लोग यूज़ किए, ये चीज़ हम लोग यहाँ पर नहीं बताया जाता। तो इसीलिए तो मज़ा आ रहा होगा यार, और क्या ही बोलूँ मैं, ठीक है। अब देखो दूसरा चीज़, अब देखो हम लोग कंस्ट्रक्टर भी अलग अलग टाइप के बना सकते हैं। देखो यहाँ पर कोई भी, देखो यहाँ पर मैं तुम लोग अगर ध्यान नहीं दिए होगे तो यहाँ पर दो कंस्ट्रक्टर बन चुके हैं। पहला कंस्ट्रक्टर ये था जिसमें जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था, जिसमें पैरामीटर पास हो रहे थे। दूसरा कंस्ट्रक्टर ये था जिसमें पैरामीटर पास नहीं हो रहा था। अब मैं तीसरा कंस्ट्रक्टर भी बना सकता हूँ कार, जैसे कि यहाँ पर मैं बनाऊँ, जिसमें मैं बोलूँ कि बस मैं नेम ही लूँगा, बस मैं नेम ही लूँगा और बाकी चीज़ को क्या करूँगा, यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ, बस मैं नेम ही लूँगा और स्पीड और गियर को 0 रखूँगा, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ कंस्ट्रक्टर 3, ठीक है। और इसमें मैं बोल देता हूँ कंस्ट्रक्टर 2 और इसको मैं बोल देता हूँ कंस्ट्रक्टर 1। तो भैया अब तुम लोग बोलोगे जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो कौन सा वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो यहाँ पर वो वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिस हिसाब से तुम लोग नीचे में पैरामीटर पास करोगे। मान के चलो यहाँ पर मैं 3 पैरामीटर पास करूंगा तो ये देखेगा कि भाई 3 पैरामीटर किसमें है, हाँ इसमें 3 पैरामीटर है, 3 आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, तो इस वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। अगर तुम लोग कोई भी पैरामीटर पास नहीं करोगे, मान के चलो मैं लिख दिया डायरेक्ट, क्या लिख दिया यहाँ पर कार C2 लिख दिया, ठीक है, कोई भी पैरामीटर मैं पास नहीं किया, तो कौन सा कॉल होगा, तो ये वाला कॉल हो जाएगा, सेकंड वाला कंस्ट्रक्टर। अगर मैं मान के चलो मैं थर्ड वाला पैरामीटर पास किया, थर्ड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल किया, जिसमें मैं क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्ट खाली क्या लिख रहा हूँ मैं, BMW के मैं जगह लिख लेता हूँ, सपोज करो ऑडी लिख लेता हूँ, ऑडी, ठीक है। तो अब कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, किसने कितना पैरामीटर पास किया, बस एक ही पैरामीटर पास किया, ठीक है, एक ही, तो यहाँ पास क्या आ जाएगा, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। चेक करें एक बार, चलो चेक करके देखते हैं क्या होता है। तो थर्ड कंस्ट्रक्टर में क्या कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि बस नेम सेट करूँ, स्पीड और गियर 0 ही रहे, ये चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पास इसको हटा देता हूँ, ये वाला प्रिंट डिटेल को, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पास कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया हूँ, तो यहाँ पास हम लोग इस ब्रैकेट को भी हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि पैरामीटर कोई पास ही नहीं हुआ है। तो चलो जल्दी से अब इसको मैं रन करके देखता हूँ क्या आता है। तो देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्टर 1 कॉल हुआ। कंस्ट्रक्टर 1 में क्या था, 3 पैरामीटर था, तो C1 के लिए कंस्ट्रक्टर 1 में हाँ 3 पैरामीटर था। कंस्ट्रक्टर 2 में कोई भी पैरामीटर नहीं था, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन सा है, ये वाला है, जिसमें कोई भी पैरामीटर पास नहीं होता, वो क्या है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। या फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर वही है जो मतलब पैरामीटर पास नहीं करोगे तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, जो C++ ऑटोमेटिकली अपना बना के रखता है। तीसरा चीज़ कौन सा है, तीसरा चीज़ है हमारे पास ये ऑडी वाला, जिसमें मैं एक ही पैरामीटर पास किया हूँ, एक ही पैरामीटर पास किया हूँ, तो ये कंस्ट्रक्टर 3 वाला कॉल हुआ, जिसमें बस ये नेम ही सेट किया हूँ, स्पीड और गियर तो ऑटोमेटिकली 0 ही है। तो एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं, यहाँ पर C3 का प्रिंट डिटेल करते हैं, ठीक है। क्या करता हूँ मैं, प्रिंट डिटेल देखते हैं कि स्पीड 0 और गियर 0 सेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है, देखते हैं। चलो मैं रन करता हूँ इसको,
हाँ तो देखो तीनों कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ और नेम आ गया ऑडी और स्पीड 0 गियर 0। तो समझ गया ना, देखो ये है टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। पहला है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, दूसरा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर भी हम लोग अलग अलग टाइप के बना सकते हैं। कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग कितने पैरामीटर्स पास कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने सारे कंस्ट्रक्टर है। अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं और भी मजेदार चीज जो कि है कॉपी कंस्ट्रक्टर। उसके बाद हम लोग देखेंगे मूव कंस्ट्रक्टर। मूव कंस्ट्रक्टर कोई भी नहीं बताएगा तुम लोग को, लिटरली बता रहा हूँ, लेकिन मैं समझाऊंगा तुमको कि मूव कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे